मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितना साथ हलीम खान ने दिया है इस पीटीआई का, इमरान खान का, कोई मेरे से आधी भी कुर्बानी देने वाला है तो मेरे सामने लेके आओ उसको। खान साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी ने हलीम खान से आधी भी कुर्बानी दी है अगर पूरी तहरीके इंसाफ में, उसका नाम लेके दिखाएं। आज 2018 में मैंने एमपी और एमएनए सीट पे इलेक्शन लड़ा। एमपीए सीट पे मैं एमपीए बन गया, एमएनए सीट पे मैं हार गया। ये 25 जुलाई 2018 की बात कर रहा हूं। 25 जुलाई के बाद 26 जुलाई को रिजल्ट निकला। 28 जुलाई को मुझे नैब से पहला नोटिस मौसूल हो गया। 31 जुलाई को मुझे दूसरा नोटिस आ गया। 3 जुलाई को मुझे तीसरा नोटिस आ गया। 7 जुलाई को मुझे चौथा नोटिस आ गया। ऐसा कौन सा मैंने कारनामा कर दिया था 25 जुलाई एमपीए बनने के बाद कि आपने मुझे 10 दिनों के अंदर 4 दफा नैब के दफ्तर बुलाया। मैं तो 2007 से लेकर 2018 तक कुछ भी नहीं था। मैं तो ना काउंसलर था, ना नाज़िम था, ना एमपीए था, ना वजीर था। तो मेरी कौन सी ऐसी गलती थी जो कि आपको मेरे एमपीए बनने के बाद एकदम याद आई कि मुझे अगले 15 दिन में आपने 4 बार दफ्तर बुलाया नैब के। खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दूसरों को तमगे दे रहे हैं गद्दारी के, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने बुज़दार को बनाना था, मुझे नैब के पास भिजवाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे अपने पास बुलाते और कहते हलीम खान मैं आपको नहीं लगाना चाहता। और ये जितने तरीके इंसाफ के कारकुनान है, जरा मुझे इसका जवाब दें। मुझे 4 बार नैब में क्यों बुलाया गया, जबकि मैंने 26 जुलाई से पहले तो कभी नैब का दफ्तर भी नहीं देखा था। मुझे कभी कोई आज तक नोटिस ही नहीं आया था, मुझे कोई लेटर भी नहीं आया था। और फिर जब मैं आखिरी बार डीजी के कमरे में बैठा था तो वहां पे साथ टीवी लगा था, डीजी साहब सामने बैठे थे, मैं इधर बैठा था और इधर एक टीवी लगा था दीवार पे और उसके ऊपर आ रहा था उस्मान बुज़दार को वजीर आला नामजद कर दिया गया। ये चौथी दफा जब मैं नैब के दफ्तर गया तब की बात बता रहा हूं। तो मैंने डीजी साहब जो सामने बैठे थे, मैंने उनको कहा कि जनाबे वाला अब तो मेरी जान छोड़ दे, अब तो जिसने सीएम बनना था बन गया है। ये हकायक अवाम सुने। ये जो लिबादे ओढ़े हुए हैं सच्चाई के नए पाकिस्तान बनाने के, मैं सारे खोलूंगा, सब बताऊंगा असल क्या है। 4 बार मुझे दफ्तर बुलाया जाता है और आखिरी बार दफ्तर में जब वो पढ़ता है तो डीजी साहब भी हंसने लगे आगे से। तो मैंने उनको कहा आप मुझे जाने दें, अब ना आपको मुझे बुलाने की जरूरत है ना मुझे आने की जरूरत है। उसके बाद 6 महीने मुझे कोई लेटर नहीं आया, दोबारा कोई पेशी नहीं हुई। 6 महीने बाद फिर उस्मान बुज़दार साहब के लिए आ गया कि उनको तब्दील किया जा रहा है। जैसे ही टीवी पे खबर टिकट चलता था मुझे नोटिस आ गया, मुझे फिर बुला लिया गया। मैं नैब के दफ्तर पहुंचा फरवरी में, उन्होंने मुझे वहीं बिठा लिया। 100 दिन उसके बाद मैं जेल में रहा। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूं, खान साहब, वो करप्शन जो मैंने 6 महीने में की थी वो आप कौम के सामने लेके आए, जिसकी बुनियाद पे मुझे जेल में डाला गया। अगर मेरे खिलाफ इतने सबूत थे तो आज तक रेफरेंस क्यों नहीं बना? क्यों मैं इन्वेस्टिगेशन में जेल के अंदर चला गया और 100 दिन जेल में बाहर निकला तब भी आज तक इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन है? वो क्यों रेफरेंस नहीं बना मेरे खिलाफ? क्या सबूत है आपके पास? लाएं कौम के सामने, दिखाएं कौम को कि ये हलीम खान की बेईमानियां थी, ये करप्शन थी, ये वजीर बना उसने ये मरात ली हैं, ये पैसे खाए हैं, ये रिश्वतें खाई हैं। लाएं कौम के सामने। खान साहब, अगर आप सच्चे हैं आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, करे कौम का मुकाबला। मैं भी आपके साथ बैठता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा। नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे, इमरान खान बाहर निकलो, आओ मेरे सामने, करो मेरे सामने मुकाबला। बात करते हो तुम नए पाकिस्तान की। ये जो बुज़दार तुमने यहां लगाया था, क्या मैंने यहां पे तुम्हें नहीं बताया कि बुज़दार यहां क्या कर रहा है?
यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे। मैं आपके पास गया हूं जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहां पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता थी? और आप हमें समझाते हैं नया पाकिस्तान। आज आपने परवेज इलाई को 183 मेंबरान है पीटीआई के पंजाब असेंबली में, 183 मेंबरान में से आपको कोई एक अपना साथी नजर नहीं आया, कोई एक कारकुन नजर नहीं आया, कोई एक शख्स इस काबिल नजर नहीं आया कि वो आप उसको कहे कि ये पीटीआई है और ये हमारा कायद होगा। आपने परवेज इलाई से सिर्फ 5 वोट एमएनए के लेने के लिए, वो परवेज इलाई जिसको कहते थे आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो परवेज इलाई, ये आपका नया पाकिस्तान, ये नए पाकिस्तान में आपने बुनियाद रखी, ये आप कौम को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा डाकू किसने कहा है? मैंने नहीं कहा कभी परवेज इलाई को सबसे बड़ा डाकू पंजाब का, ये जनाब ने कहा है। आप जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आप उसकी जमात के सारे 183 वोट उसको डालना चाह रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। हम गद्दार हैं? परवेज इलाई को वोट डालना, हम गद्दार हैं? परवेज इलाई साहब को अगर वोट डालना था, खान साहब ये 26 साल की जो मूवमेंट है इसकी जरूरत क्या थी? परवेज इलाई साहब तो पिछले 40 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, उन्हीं के साथ मिल जाना था। आखिर में अगर परवेज इलाई के 5 वोटों के लिए सब किया, और उसमें से मैं सलाम पेश करता चौधरी शुजात हुसैन को, उसका बेटा जो एक मुहब्बे वतन बाप का और एक सच्चे बाप का बेटा है, उसने जाके अपोजिशन के साथ खड़ा हुआ। उसको भी कहे गद्दार, कौन ना गद्दार? चीमे को भी। हम तो गद्दार बन गए। तो आपको जिसने वोट नहीं डाला, के चीमे ने पैसे ले लिए, के सालिक ने पैसे ले लिए, हिम्मत करो तो। आज जो आपने यहाँ पे बाजार लगाया हुआ है मोनोसलाई ने, जिसपे 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की बोलियां दी जा रही हैं, मैं चैलेंज करता हूं यहाँ पे कम से कम 50 बंदे ऐसे हैं जिनको वहां पे ऑफर आई हैं, और वो जो वहां पे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लोगों ने बिकना। अलीम खान पे लगाओ इल्जाम के इसने पैसे ले लिए, कोई लगाए तो सही। कितना अफसोस की बात है कि आपके साथ जब आप गालियां देते थे परवेज इलाई को तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू था, और आज आपके साथ मिल गया तो वो नए पाकिस्तान की बुनियाद रख रहा पंजाब में। अब नया पाकिस्तान जो है वो परवेज इलाई साहब बनाएंगे। अफसोस होता है मुझे आपके ऊपर, और अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जिनको कोई असलियत का, हकीकत का पता ही नहीं है। दिल दुखता है। हम भी इस जज्बे के तहत इस पीटीआई में आए थे। मैंने 2010 से लेकर 2018 का बड़ा मुश्किल वक्त निकाला है, खड़ा रहा हूं, पीटीआई के साथ एक एक दिन गुजारा किया है। यहां पे सबसे ज्यादा अगर किसी को टारगेट बनाया गया तो वो अलीम खान था पंजाब में। मैं एक दिन भी पीछे नहीं हटा। आज आप कहते हैं परवेज इलाई को वोट नहीं डाल रहा, ये गद्दार हो गया। ये परवेज इलाई के मैंने आपको मिन्नतें करके कहा था कि परवेज इलाई के साथ वहां पे सीट एडजस्टमेंट कर दें अगर पीटीआई ने वहां पे गुजरात में सीटें जीतनी। मैं था जिसने कहा था आप सीट एडजस्टमेंट करें। खान साहब आप तो उस दिन मुझे जो बातें कहते थे, यहां बताऊं कौम को परवेज इलाई के बारे में क्या कहते थे, कैसे बदलते हैं। यही तो वो फर्क था जिसके लिए हम पीटीआई में आए थे। और अगर 5 सीटों के लिए समझौते करने थे तो इतनी बड़ी तहरीक चलाने की जरूरत क्या थी? 5 सीटें थी उनके पास, उसमें से भी 2 लोग आपको वोट नहीं डाल रहे, तो 3 वोटों के लिए आपने ये सब कुछ किया। आज आपके पास अक्सरियत नहीं, आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई। आज आप मेरी तस्वीर लगा कहते हैं ये अमेरिकन एम्बेसडर को मिल रहा है। खान साहब, मैं अमेरिकन एम्बेसडर को आपके घर मिला था आपके साथ, तो क्या कहूं, आज आप भी गद्दार थे, अमेरिकन एम्बेसडर को मिले। और मैं तो कोरिया के सफीर को भी मिलता हूं, मैं तो ऑस्ट्रेलियन सफीर को भी मिला हूं, मैं तो जो सऊदी सफीर है उसको भी मिलता हूं, मैं यूएई के सफीर को भी मिलता हूं।
تو کیا یہ غدار ہیں سارے؟ اور جب آپ ملتے ہیں، جب آپ اپوزیشن میں تھے، کیا آپ امریکن امبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ کیا آپ یو ایس امبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ کیا آپ ای یو کے امبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ اس دن غدار تھے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ وہ یہاں پہ ایک آگے ایم پی اے کو ملتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کی تصویر لگا دی۔ یہ ایک ایم پی اے اب پوری حکومت گرائے گا؟ اب وہ کل کسی کونسلر کو مل جائے، آپ اس کو بھی غدار بنا دیں کہ وہ کونسلر جو ہے امریکہ کے ساتھ مل گیا؟ تو خدا کا ہی خوف کر لیں۔ ہمیں آج تک جتنے امبیسڈر ملے ہیں، ہم ان کو اب غدار کہنا شروع کر رہے ہیں۔ اس ملک کے اوپر رحم کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کرکٹ میچ تب تک کھیلیں گے جب تک آپ جیت رہے ہوں، اور جس دن آپ کی پسند نہیں ہوگی آپ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جائیں گے، اور آپ کہیں گے یہ سپورٹس مین اسپرٹ ہے آپ میں۔ الیکشن ہو رہا ہے، قانون کے تحت ہو رہا ہے، آپ نے اسمبلی توڑنی تھی، توڑ دیتے پہلے، کس نے روکا تھا آپ کو؟ آپ کے خلاف جب عدم اعتماد پیش ہو جائے، آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے، یہی آئین کہتا ہے، یہی قانون کہتا ہے۔ یہ کون سا اصول ہے کہ جناب یا تو ہماری طرح، نہیں تو چلو وکٹیں اٹھاؤ اور بھاگو؟ یہاں پہ آپ نے کرا دی، کل آپ کے نمبر پورے نہیں تھے، پوری قوم نے دیکھا۔ یہاں ہمارے پاس سارے صحافی بیٹھے ہیں، سب نے گنی ہے وہ گنتی۔ وہ 199 بندے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ 199 آپ کے مخالف ہیں۔ آپ کو تو 186 ہمیں سارے ووٹ چاہیے، آپ کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اور میں پوری قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں، جس دن میں ووٹ ڈالوں گا اس کے 2 منٹ کے اندر اندر اپنا ساتھ استعفیٰ دوں گا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی ایم پی اے سیٹ کی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں سینئر وزیر سے ہٹاؤں، کتنے لوگ ہیں جو خود وزارت سے ہٹ کے جاتے ہیں؟ ہٹ کے دکھایا ہے۔ اگر میرا اصول ہے، آج میرے پاس ایک ایک میسج پڑا خان صاحب آپ کا، جو آپ کو میں نے عثمان بزدار کے بارے میں لکھا ہے، اور آپ نے مجھے جو اس کے جواب دیے ساری قوم کے سامنے میں لے کے آؤں گا۔ ایک ایک کرپشن میں نے بتائی ہوئی ہے آپ کو، ایک ایک بات بتائی ہوئی ہے۔ یہ میسیجز اس میں محفوظ ہیں، پوری قوم کے سامنے آئیں گے۔ شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے مت کسی کو پتھر مارو۔ جتنا علیم خان آپ کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا، جتنی مجھے آپ کے بارے میں معلومات ہے کسی کو نہیں ہے۔ چپ ہوں کہ جب کسی کے ساتھ چلو تو تھوڑی لحاظ ہوتی ہے، تھوڑی شرم ہوتی ہے، شرم آتی ہے۔ آپ کو تو کوئی شرم ہی نہیں آئی کہ آپ نے اپنے اتنے مخلص ساتھی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ یہ آپ کی نیا پاکستان کی بنیاد، جہانگیر ترین کی بیٹیوں کے خلاف آپ نے پرچے کرا دیے۔ وہ جہانگیر ترین جو آپ کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ کوئی مروت ہے دنیا میں کوئی چیز؟ کوئی شرم ہے دنیا میں چیز؟ اور آپ مجھے آج ٹیگ کر رہے ہیں غدار ہوں۔ جتنا میں لائل ہوں اس ملک کا، کوئی مجھے لا کے سامنے دکھائے۔ جو آپ کے ساتھ ہے وہ محب وطن، اور جو آپ کے خلاف ہے وہ غدار ہے۔ آپ مامے ہیں پاکستان کے، آپ چلائیں گے پاکستان، باقی پوری دنیا مر جائے۔ لوگوں کے سامنے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، لبادہ اڑا ہوا ہے۔ میں جتنی دیر زندہ ہوں میں اپنی قوم کے سامنے سچ بولوں گا، اور ایک میں کسی میں ہمت ہے لائے نکال کے لائے کوئی چیز میرے خلاف، میں پوری قوم کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں۔ آج نکال کے لائیں علیم خان نے کوئی رشوت لی ہے، نکال کے لائیں کوئی فائدہ لیا ہے، نکال کے لائیں کوئی ٹھیکہ، کوئی چیز مجھے آج تک ملی ہے، میں نے کوئی فائدہ لیا ہو۔ آپ مجھے پکڑ کے جیل میں دے دیں صرف اس لیے کہ میں بزدار کے خلاف ہوں۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو وہ لوگ چاہیے جن کی نہ کوئی عقل ہو، نہ سمجھ ہو، اور وہ کرپٹ بے ایمان ہو، تاکہ وہ آپ کے نیچے لگے رہیں، آپ کے سامنے کچھ نہ بول سکے۔ میں وہ نہیں ہوں۔ میں بولوں گا اور سچ بولوں گا، اور پوری قوم کے سامنے بولوں گا، اور جس میں ہمت ہے آگے میرا سامنا کرے۔ آخر میں اپنی پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، میں نے بڑی وفا سے اور بڑی محنت سے اور اپنے تمام وسائل کو، اپنی ذات کو پیچھے رکھتے ہوئے تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے۔ جتنی میں نے محنت کی ہے، جتنی میں نے کوشش کی ہے، وہ صرف اور صرف ایک امید کے لیے تھی۔ ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان کی شکل میں نیا پاکستان بنے گا، اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے جس شخص کے لیے
अपने जिंदगी के 10 साल लगाए वो इस कौम के साथ मुखलिस नहीं है। और जिसको दिखाया जा रहा है अल्लाह उल हक है, अल्लाह सबके सामने लेके आएगा जो किसी के अंदर पोशीदा है, और अल्लाह ताला दिखाएगा लोगों को। जो है वो छुप नहीं सकता। अल्लाह ताला इसी जिंदगी में सबको दिखा के फिर अपने पास बुलाता है। जो असलियत है वो सारी कौम देखेगी। मत मुझे कोई बताए कि मुहिब्बे वतन कौन है और गद्दारी कौन है। मुझे सब पता है क्या क्या होता रहा है, किस किस तरह होता रहा है, कौन कौन क्या क्या हरकतें करता रहा है। ये जो 3 ब्यूरोक्रेट 4 ब्यूरोक्रेट पंजाब में रहे हैं, ये जिस दिन पकड़े जाएंगे सारी कौम देख लेगी। जब 4 ब्यूरोक्रेट पकड़े जाएंगे पता लग जाएगा किसने क्या किया है, सारा सच पता लग जाएगा, सारी करतूत सामने आ जाएंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने अभी जिस तरह बताया कि आप असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे देंगे वोट के बाद, एक तो ये बताइएगा कि अलीम खान का मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान की सियासत में, पंजाब की सियासत में एक्टिवली रोल प्ले करेंगे? अलीम खान का मुस्तकबिल क्या है, इमरान खान के बगैर या इमरान खान के साथ? अलीम खान का मुस्तकबिल जो है वो जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं इस पाकिस्तान की खिदमत के लिए जो मेरा रोल हो सका वो मैं करता रहूँगा। इमरान खान साहब के जो हवारी हैं जो आज उनके साथ हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका तरीके इंसाफ की जदोजहद में कोई रोल नहीं है, जिनका कोई काम नहीं था इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने से पहले। आज आपको उनके तर्जुमान ऐसे नज़र आते हैं जिनकी शक्ल भी हमने कभी नहीं देखी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मैंने बातें की हैं वो सब के गवाह हैं, उन सब को पता है। उन सब में से बेशुमार लोग इमरान खान साहब को जाके ये बातें कह चुके हैं, उनको बता चुके हैं कि बुज़दार क्या कर रहा है, वो बता चुके हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। खान साहब ने किसी की नहीं सुनी। ये बताइए कि उस्मान बुज़दार और फराह खान के एक बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब और आप सबसे ज्यादा क्लोज हैं। पूरे पाकिस्तान को पता था कि जो आपने नए पाकिस्तान के लिए मेहनत की है वो सब आपने बताया। मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अवाम जैसा कि आपने बताया कि अभी भी एक इमरान खान के हिसार में है। आपकी बातें सच्ची हैं, कोई ऐसे हकाइक कौम को बताएं ताकि लोगों की भी आंखें खुलें। देखिए, मैंने तो आपको पहले बताया, मैं जितनी बातें की हैं मैंने सारी हल्फन की हैं, और मैं चैलेंज करता हूं जिसने डिनाई करना हो आए मेरे सामने और बैठ के और मेरे सामने बैठे और पूरी कौम के सामने बैठे। मैं चाहता हूं पूरा मीडिया बैठे, खान साहब बैठे मेरे सामने और बताएं कि जो मैंने बातें की हैं कहाँ गलत की हैं, कौन सी बात है जो कि मैंने झूठ की है। बताइए कि उस्मान बुज़दार और फराह खान की जो करप्शन की दास्तानें सामने आई हैं, उसके पीछे एक ही नाम लिया जाता रहा हमेशा कि उसमें खातून अव्वल बुशरा बीवी उनकी सरपरस्ती करती रही हैं और उनको भी हिस्सा जाता रहा है। क्या आप इस चीज़ की तस्दीक करेंगे? देखिए भाई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, खान साहब की फैमिली का मैं नाम नहीं लेना चाहता, खान साहब के घर वालों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फराह बीबी ने यहाँ पे बहुत रिश्वत ली है, वो हर ठेके में मौजूद थी, वो हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मौजूद थी, और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं। और आज से 2 दिन पहले मुझे पता लगा है अभी सोर्सेज से कि वो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, वो भाग चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी भाग चुके हैं। इसका मतलब है कि वो जितनी भी चीज़ें थी यहाँ से समेट के जा चुकी हैं। वो किसको पहुँचाती रही हैं, उसमें से कितना माल जाता रहा है, ये आइंदा जब इन्वेस्टिगेशनें होगी सब पता लग जाएगा। वो ब्यूरोक्रेट सारे यहीं पे हैं और सारे मौजूद हैं, और जितने पैसे लेते रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो अवाम के सामने आ जाएंगे। सब पता लग जाएगा जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगी, और इंशाल्लाह ताला कौम जो है वो असली चेहरा देख लेगी। पीटीआई ये सवाल कर रही है कि अलीम खान ने 8 साल डटकर नून लीग की मुखालफत की, खान साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए। ऐसी क्या वजह है कि अब खान साहब जो हैं, आप जो हैं वो नून लीग के साथ खड़े हो गए? ये वजह क्या है? जब आप परवेज इलाही साहब को वजीर आला पंजाब नामजद करेंगे, जिनको आपने पंजाब का डाकू कहा था, मैंने नहीं कहा। जब पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो सिर्फ 5 सीटों के लिए आपका नामजद हो जाएगा, और आप दूसरों को बताएंगे कि नया पाकिस्तान कैसे बनना है। ये नया पाकिस्तान बनने लगा, बुनियाद जिसकी बुनियाद परवेज इलाही बनाएगा। 183 लोगों में से आपको एक मुखलिस कारकुन नहीं मिला पीटीआई का, एक ऐसा साथी नहीं मिला जिसके ऊपर आप एतबार कर सकें।
और आपने पंजाब के सबसे बड़े डाकू को जो है वो मुंतखब करवाना है परवेज इलाही को, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके 5 वोट आपको चाहिए थे। उन 5 वोटों में से भी सालिक हुसैन जो है वो एक खुददार बाप का बेटा है, उसने जाके कहा है कि मैं इस बुरे काम में आपका साथ नहीं हूं। और इसी तरह वो जो हमारे चीमा साहब है उन्होंने भी कहा है, उन पे भी गद्दारी का इल्जाम लगाएं। जो आपको वोट नहीं डाल रहे वहां पे, हम परवेज इलाही को वोट नहीं डालेंगे। आप सबको पता है ब्यूरोक्रेट्स कौन कौन से काम करते रहे हैं, 3-4 ब्यूरोक्रेट नहीं, आपको मेरे से ज्यादा आते हैं। जी हाँ, ये भी खान साहब ने मुझे कहा कि तुम्हारी पसंद नापसंद की वजह से हम सेंट्रल पंजाब में हारे। तो मैंने उनसे पूछा कि खान साहब, लाहौर में हमाद अजहर साहब जीत गए, वो मेरी वजह से जीत गए। उसके साथ वाला MNA हार गया, वो मेरी वजह से हार गया। और जो जीतता गया वो आपकी वजह से जीतता गया, जो हारता गया वो मेरी वजह से हारता गया। एक MP जीत गया वो आपकी वजह से जीत गया, जो साथ वाला MP हार गया वो मेरी वजह से हार गया। तो खुदा का खौफ करें। मैंने सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स पुट किए गुजरांवाला में, हम सारी सीटें गुजरांवाला में हार गए। क्या वो मेरी पॉपुलैरिटी के वोट ले रहे थे? वो खान साहब आपकी पॉपुलैरिटी के वोट ले रहे थे। अगर किसी जगह आप ज्यादा पॉपुलर थे तो वो हमारा कैंडिडेट जीत गया, अगर किसी जगह आप पॉपुलर कम थे तो हमारा कैंडिडेट हार गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? लाहौर में अगर जहीर अब्बास साहब हार गए और उनके चचा जो खोखर साहब है वो जीत गए, तो अब जहीर अब्बास मेरी वजह से हार गया और चचा जान आपकी वजह से जीत गए। ये को इंसाफ तो करें। अच्छा खान साहब, ये बता दें कि आपने कभी जो जेल जो आपको काटनी पड़ी है, क्या कभी खुददार के खिलाफ आपने कैंपेन चलाई? और दूसरा ये बता दें कि आइंदा इंतखाब जो आप लीग के टिकट से लड़ेंगे या वो अपनी पार्टी बनाएंगे? देखिए, मैं अभी ये नहीं कुछ कह सकता कि मेरा अगले का सियासी लाएमल क्या होगा नहीं होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान साहब को सिर्फ मैंने ये बातें नहीं की बुज़दार के बारे में, हमारी जितनी पार्टी की क़यादत, सीनियर क़यादत है, और वो सारे इस बात के ऊपर हलफ देंगे अगर आप उनसे सवाल करेंगे कि ये सारी बातें इमरान खान साहब से सब ने की हैं, इंडिविजुअली भी की हैं, अलग अलग भी की हैं। लेकिन इमरान खान साहब पे बुज़दार की मोहब्बत इतनी थी कि उन्होंने अपनी पार्टी का शराजा बिखेर दिया, पार्टी की इमेज का बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ पे लूट सेल लगवा ली, लेकिन उन्होंने बुज़दार को नहीं हटाया। सियासी लोगों की बात कम सुनी, कोर कमेटी के जितने लोग थे, चाहे वो जहांगीर तरीन था, अलीम खान था, चौधरी सरवर था, सारे कोर कमेटी के लोग आज बाहर हैं और बड़े बांगे दोखल इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं। क्या वजह है? सियासी लोग नहीं है, सियासी सोच नहीं है, या ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हावी रही है वज़ीर आज़म पे? खान साहब ने मेरे ख्याल में हर हुक्मरान की तरह जब कोई शख्स हुक्मरान बन जाता है तो उसको जो पुराने दोस्त होते हैं वो बुरे लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो उससे सच्ची बातें कर रहे होते हैं। हम तो इमरान खान साहब के साथ उसी तरह थे जिस तरह 2010 में थे, उसी तरह हम 2018 में थे। पर जो 2018 में आए थे उनके लिए इमरान खान एक वजीर आज़म था,